हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग लॉज ऑफ मोशन में एस सी वर्मा के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके थे। तो अब आइए उसी के आगे नेक्स्ट आगे हमें करना था, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी ऑफ द थ्री सिचुएशन शोन इन अ फिगर। तो इस तरह का है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने देखा था कि डबल पुली का कॉन्सेप्ट होता था। उसमें क्या होता था, एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इस तरह का कुछ होता था कि अगर ये बेसिक क्वेश्चन और सपोज यहाँ पर एक फिक्स होता था और ऐसा कोई ऐसा लगा हुआ है इस तरह का, और इस पर फोर्स अगर एफ लगा रहे हैं, तो अगर ए एक्स मूव करता था तो ब्लॉक कितना मूव करेगा, डबल ऑफ इट एक्स एंड एक्स, तो कितना मूव करेगा 2x। तो अगर इसका ए एक्स रिलेशन होगा तो इसका 2x रिलेशन होगा। तो मतलब पुली वाला साइड अगर ए मूव कर रहा है तो ब्लॉक वाला जो एंड है वो कितना से जाएगा 2a। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का जैसे ये वाला पार्ट है 5 kg का ब्लॉक है, इस विजिबल होगा आप लोग के लिए। ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ से 4 kg का ब्लॉक है। तो इसमें अगर ये नीचे की तरफ अगर सपोज ए से जाएगा तो ये वाला डबल ऑफ इसका स्ट्रिंग रिलीज होगा, तो और ये स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, तो कितना होगा 2a से ऊपर की तरफ जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चन को करते हैं और सेम थ्रू आउट द ये कॉन्सेप्ट बाकी तीनों क्वेश्चंस में लगेंगे। हमने पीछे भी कर रखा था, तो इसलिए आपको अभी स्टार्ट किया तो एक बार आपको सोचा कि ब्रीफ कर दिया जाए। देखिए, अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 kg का है, तो यहाँ से 5g नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कुछ टेंशन t होगा। अगर 5 kg वाले ब्लॉक को अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 5g नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से पुली के लिए देखिए तो t नीचे की तरफ होगा, t डैश ऊपर की तरफ होगा। और वैसे ही अगर 4 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर आप देखेंगे तो 4g नीचे की तरफ, और उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, टी डैश वाला, जो इसको मैंने मान रखा है ए डबल। 5 kg वाले के साथ जो टेंशन है वहाँ पर टी है। तो अब इक्वेशन अगर हम लिखें तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, ऐसा तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा बच्चों पहले इस क्वेश्चन का। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए या इसका इक्वेशन, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसका इक्वेशन लिखें तो मान लेते हैं कि ए से नीचे जा रहा होगा और ये ए से ना होकर 2a से ऊपर जा रहा होगा। तो इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो 5g माइनस 2t इक्वल टू 5 इंटू ए। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ उसको माने 5g माइनस 2t, नॉट 2t, इस मतलब अगर 2t डैश लिखना चाहिए था, एक्चुअल इक्वेशन में ऐसा है बच्चों, ये 5g माइनस t ऐसा होगा। 5g माइनस टी इक्वल टू 5 है। अब उसके बाद t इक्वल टू हमने क्या डिस्कवर कर रखा था, t इक्वल टू 2t डैश। यहाँ से देखिए पुली के लिए, तो यहाँ पर t के जगह पे क्या लिख दें, 5g माइनस 2t डैश इक्वल टू 5 है। ठीक, अब उसके बाद इस वाले इक्वेशन के लिए लिखें t डैश इक्वल टू 4g माइनस t डैश माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू 2a, इस तरह का। अब वहाँ से t डैश को गायब करना है, यहाँ से 2t डैश, तो इसमें दूसरे वाले में सेकंड वाले का जो 4 kg वाले का जो ब्लॉक था उसका है ये। तो अगर इसको अगर गायब करना है तो हमें t डैश में क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2t डैश माइनस 8g इक्वल टू 4g, 2 जा 18 पहले से था 16 है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से 5g माइनस 2t डैश इक्वल टू 5 है, इस तरह का बच्चों ये दो इक्वेशन मिलेगा क्या, 2t डैश माइनस 8g इक्वल टू 16 है, 5g माइनस 2t डैश 5 है, इस तरह का होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 5g माइनस 8g, तो कितना हो गया माइनस 21 है, और यहाँ से निगेटिव में आ रहा, तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजम्पशन है वो अपोजिट हो गया, निगेटिव में इंडिकेट कर रहा है, माइनस 3g
इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो 21a हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -g/7। तो -g/7 ये इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो हमने ऐसा एज्यूमशन किया कि 5 kg वाला नीचे की तरफ जा रहा है, वैसा ना होकर 5 kg वाला ऊपर की तरफ जा रहा होगा और 4 kg वाला नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो नेगेटिव साइन हमें ये सिखाता है। तो इसमें अगर a को अगर बोला जाए तो a का एक्सेलरेशन कितना था, 2a। तो इसका अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2g/7। तो -2g/7 से ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है होगा, a का वैल्यू -2g/7 से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस से ऊपर जा रहा होगा, तो यानी कि 2g/7 से वो नीचे आ रहा होगा। तो इसका हम एक्सेलरेशन ऐसे कह सकते हैं कि 2g/7 इन डाउनवर्ड, ऐसा। ठीक है, ये तो ए की बातचीत हो गया। अब बी के लिए, कि इसका बी के अगर होगा तो हमने क्या माना था कि ए से -g/7 से नीचे जा रहा होगा। बी वाले ब्लॉक के लिए इज -g/7 से इन डाउनवर्ड। तो इसको फिर क्या बोलेंगे, g/7 से ये अपवर्ड हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव साइन का इंडिकेशन का था। तो आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट इसका बना लीजिए और इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके लिख चुके होंगे। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसी को मैं, ये 5 kg वाला यहीं पर फिगर है, तो मैं इसको रेज करके सबको यहाँ से ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा सेकंड अगर इसका है तो इसमें 5 kg, देखिए यहाँ पर फिर से पुली है यहाँ पर, और 5 kg इधर से, 2 kg इधर है। तो इस बार इसको फिर से मान लेते हैं ए नीचे की तरफ। इस बार देखा जाएगा कि पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव, तो पुली ही आ रहा है ए से, तो ये जो इसका फ्री एंड वाला है ये कितने से जाएगा, 2a से, 2a से। ठीक है, सब कुछ वही कहानी होगा। 5 kg वाले में फिर से इसको हम टेंशन टी बोल देते हैं और यहाँ पर टी डैश बोल देते हैं। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप खुद से भी बनाइए, पॉज कर लीजिए और फिर से बनाने की कोशिश करिए। और ये आपको फिर से बता देता हूँ, सोर्स तो आपको भी बोला था कि एस सी वर्मा का है, उसी के आगे का हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। तो आप चाहें तो बुक से भी देख सकते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों, बता देता हूँ आपको, 37 या 35 शायद बोला था आपको, 34 था। ये है बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये पार्ट कर चुके हैं, इसका बी पार्ट है ये। तो यहाँ से 5 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 5 kg डाउनवर्ड 5g होगा और यहाँ से टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा। इसमें फिर 2 kg वाले के लिए देखेंगे तो स्ट्रिंग अलग हो जाएगा, तो वहाँ से उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, टी डैश। और पुली इटसेल्फ अगर इसको देखेंगे तो टी डैश और नीचे की तरफ 2t, इस तरह का बनेगा कुछ। तो 5g का अगर हमें लिखना हो इक्वेशन तो वही काम करें, 5g - t इक्वल टू, बोलिए कितना, इस 5a अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा तो। और 2 kg वाले के लिए तो केवल टी डैश ही है, तो टी डैश इक्वल टू, उसको करने के लिए 2 × 2a इस तरह का होगा। अब क्या करेंगे कि t के जगह पे 2t डैश पुट कर दें। यहाँ पर पुली वाले से देखिए t इक्वल टू 2t डैश है, तो 5g इक्वल टू 5g - 2t डैश इक्वल टू 5 है। अब टी डैश को हटाना है तो यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर दें, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा 2t डैश और 2 × 2 = 4, 8 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए तो कैंसिल हो गया। तो 5g इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 13 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 5g/13। ठीक है, तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सही एजम्पशन है। और इसमें 2a का अगर वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, 10g/13।
तो उसमें ए और बी का नेमली जो भी नाम दे रखा है, तो 5 kg वाला आपका होगा ये 5g/13 और दूसरा वाला होगा 10g/13। ठीक है बच्चों, तो आसान है, तो आप इसको लिख लीजिए। और इन मीन टाइम ये 2 क्वेश्चन बताने के बाद आपको इन मीन टाइम आप क्या करिए कि इसको तो लिखिए ही कहीं लिखिएगा, पॉज करके इसको भी ट्राई करिएगा, इसका थर्ड पार्ट। अब आप देखेंगे तो आपसे आसानी से बन चुका होगा क्वेश्चन। ऐसे मैं इसको अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप इसको अपना ट्राई करिए और उसका क्वेश्चन उसमें बताइए। तो और पॉज कर लीजिए। अब थर्ड वाले के लिए जाइए, तब तक मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। इसमें डबल पुली के लिए बस आपको ये पहचानना है और होता है कि पुली मूव कर रहा है और उसका फ्री एंड किधर है। अगर फ्री एंड जिधर होगा तो वो वाला वो डबल डिस्प्लेसमेंट से जाएगा। मतलब इन जनरल आपको बता रहा हूँ ऐसा कि होगा क्या, नहीं तो हर क्वेश्चन के लिए तो अलग अलग कुछ ना कुछ रहता ही है। इनको भी हटा देता हूँ तो ठीक है। अब देखिए कि ये नेक्स्ट थर्ड पार्ट वाले का अब तक आप ट्राई कर चुके होंगे, बहुतों का आंसर आ चुका होगा। जिनका आंसर आ चुका है तो टाइप करके ज़रा बताएं मैसेज बॉक्स में कितना आया है, फिर मैं इसको चेक करता हूँ और फिर आप उसका अब आंसर चेक करिए कितने लोग ने सही किया या कितने लोग ने गलत किया। देखिए तो यहाँ से 1 kg का है, 2 kg का है और यहाँ से ऐसा इस तरह का है। तो 2 kg वाला और पुली यहाँ पर है, तो सपोज़ ये वाला ये से नीचे की तरफ आएगा और ये देखिए तो यहाँ से डबल ऑफ द लेंथ जाएगा। तो 2 kg वाला कितने से जाएगा, 2a से ऊपर की तरफ। ऐसा हमारा एंजम्पशन है। मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं आता है तो इसमें अगर निगेटिव वैल्यू आता है तो उल्टा हो सकता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट वाले में देखा था। वहाँ पर क्या था कि ए का वैल्यू निगेटिव आ गया था। अब आइए इसको देखते हैं। तो 1 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बना देता हूँ, इस जी केवल होगा और यहाँ से टी मान लीजिए। 2 kg वाले ब्लॉक के लिए 2g ऐसे होगा और यहाँ पर टी डैश इस तरह के, यहाँ पर अलग टे है स्ट्रिंग और यहाँ से ये नीचे की तरफ टी लग रहा होगा और ऊपर की तरफ टी डैश। तो कहानी फिर से वही है कि 2t डैश इज इक्वल टू टी। तो इक्वेशन अगर लिखें इसका, अगर 1 kg वाले का, तो g माइनस टी इक्वल टू 1 इंटू ए, यही होगा। और दूसरे वाले 2 kg वाले के लिए लिखें तो टी डैश माइनस 2g इक्वल टू 2 इंटू 2a, इस तरह का। तो टी डैश के जगह पे क्या लिख लिया जाए, टी के जगह पे हमें लिखना होता था ना 2t डैश, तो हमें 2 से तो मल्टीप्लाई इसको करना ही होगा। तो g इक्वल टू यहाँ पर 2t डैश इक्वल टू a लिख लें और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t डैश ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -4g होगा और यहाँ से g, तो g -4g कितना हो गया, -3g। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर रिवर्स हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 और एक a 5 a, इस तरह का। और तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लिया जाए, क्योंकि 1 kg का ये ब्लॉक था ना, तो 1 kg इज g नीचे और t ऊपर। तो यहाँ से लिखा इक्वेशन g माइनस टी इक्वल टू a, ठीक है। और उसके बाद 2 kg वाला ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 2 kg वाला ऊपर की तरफ जा रहा था, तो टी डैश माइनस 2g इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 2a, ठीक है। और फिर हमने कहा कि इसको 2 से टू से अभी मल्टीप्लाई किया तो 2t डैश, देखो तो इसीलिए क्या होता है इक्वेशन लिख कर किया जाता है। तो इसमें अभी मैं क्या कर रहा था कि 2 2 जा 4 और यहाँ से a ले लिया, तो 5 a क्यों होगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा ना, और 8 और 9 फिर होगा। तो इसीलिए बच्चों आपको भी एक एडवाइस है कि आप लिख कर करिए, तो चाह कर भी गलती नहीं हो सकता है, नहीं तो इस तरह में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो देखिए, तो अभी ये गलत हो रहा था तो इसको ठीक कर लिया जाए। तो चलो इसको फिर से इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज़न होगा। देखिए उसमें क्या था कि इक्वेशन आपका क्या था, टी डैश माइनस 2g और 2 इंटू 2a, इस तरह का था। टी डैश के जगह पे टी के जगह पे हमने क्या लिखा था, टी के जगह पे हमने लिखा था 2t डैश, यही था ना, t इक्वल टू 2t डैश। तो 2t डैश माइनस g इक्वल टू a, इस तरह का है।
अब इनको भी हटा ही लीजिए, फिर से उसको रीराइट, मतलब देखो मेन आपका दो इक्वेशन है, अब इन दो इक्वेशन को और ये आपका दो इक्वेशन बनकर आया है, इस दो इक्वेशन के साथ प्लस एक आपका है t इक्वल टू 2t डैश, तो उससे आपका आ जाएगा। तो उसी में कोशिश कर रहा हूँ कि t देखो फिर यहाँ पर गड़बड़ था, देखो ये दो इक्वेशन है g माइनस टी इक्वल टू ए और t डैश माइनस 2g इक्वल टू 4a, तो हमें t के जगह पे 2t डैश रखना है, तो g माइनस 2t डैश इक्वल टू a इस तरह का होगा, और इस वाले में अगर 2 का मल्टीप्लाई करके फिर से लिखें तो 2t डैश माइनस 2 2 जा 4g, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8a। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो ये लोग चले जाएंगे घर, g माइनस 4g कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 3g, और यहाँ से 9 है, तो माइनस 3g इक्वल टू 9a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस g ओवर 3, ए का वैल्यू आएगा a इक्वल टू माइनस जी बाई 3। और इंडिकेट निगेटिव साइन क्या कर रहा है बच्चों, पीछे हमने सीखा था कि अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, मतलब 1 kg वाला अब ऊपर की तरफ जाएगा, 2 kg वाला नीचे की तरफ जाएगा, तो 2a का जो वैल्यू होगा इज माइनस 2g बाई 3 से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा माइनस में, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा 2g बाई 3 का प्लस में हो रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो पॉजिटिव में बोलेंगे। तो यानी 2 kg वाले ब्लॉक का इसका a का 2g बाई 3 से डाउनवर्ड हो रहा होगा, और b वाला g बाई 3 से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये a वाले ब्लॉक के लिए है, और b वाले ब्लॉक के लिए g बाई 3 से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, ये सब हिसाब किताब कि डबल पुली के लिए क्या होता था। ठीक है बच्चों, तो 3 क्वेश्चन से आपको तो समझ में आ गया होगा कि डबल पुली कैसे काम करता है, इस तरह से काम करता है। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, और जिनका आंसर आ गया होगा तो आगे की तरफ चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है कि 50 ग्राम है, एक क्वेश्चन नंबर है बच्चों 35, 34 पीछे वाला था, कि अगर ये 50 ग्राम का है और 500 ग्राम का एक ब्लॉक है, और यहाँ पर 10 ग्राम का है और 30 डिग्री से एंगल से है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है जो कि ये 100 ग्राम और 50 ग्राम को जोड़ रहा है, और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो 500 ग्राम और 100 ग्राम को जोड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 500 ग्राम वाला हैवियर है, तो इधर जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, हमने ही देखा था। तो मान लीजिए कि ए से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और ये अप द प्लेन ऐसे जा रहा होगा 100 ग्राम, और 50 ग्राम भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इस तरह से होगा क्या बताइए। ठीक है, तो 50 ग्राम है, तो इसमें अगर इसका mg नीचे की तरफ देखें तो कितना हो जाएगा, 500 का मतलब 0.5 kg, तो 0.5 g, तो 0.5 g को क्या लिखा जा सकता है, g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो g का वैल्यू 10 ही ले लेते हैं, 5 न्यूटन ऐसे लगेगा, और इसमें कह लीजिए इसको T1 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक स्ट्रिंग में T1 हो रहा होगा, दूसरे स्ट्रिंग में T2, तो 500 ग्राम का ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। अब 100 ग्राम वाले पे देखें तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो इसको खींचने वाला कौन होगा, टेंशन, और कौन सा टेंशन, T1, इस तरह का, और सेम टाइम इसको अपोज करने वाला ये वाला इसको खींच रहा होगा 50 ग्राम की, मत जाओ मत जाओ, और वो क्या होगा T2 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आया ना कैसे, इसको खींचने वाला होगा T1 और 50 ग्राम इसको इधर खींच रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, T2, अपोजिट डायरेक्शन T1 के। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक फोर्स और होगा ग्रेविटी का, जो कि अगर वहाँ से 100 ग्राम है तो इसका कितना मतलब हो गया, 0.1 kg हो जाएगा, 100 ग्राम को 0.1 kg लिखेंगे, और 0.1 इंटू अगर g का वैल्यू 10 कर दें तो 1 न्यूटन होगा, तो ग्रेविटी के चलते तो 1 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा। और हम जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर अलोंग द इंक्लाइन कितना होता है, ग्रेविटी का साइन थीटा कंपोनेंट, तो mg साइन थीटा होता है, तो mg का रेडीमेड वैल्यू यहाँ से कितना है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का जो साइन 30 होगा, जिनको अभी ज्वाइन किए हैं बच्चों वो पीछे के लेक्चर्स में जाकर देखिए, तो इंक्लाइन प्लेन में डिटेल में सिखाया गया है। ये कुछ ऐसा है, अगर जिनको नहीं है समझ, या मतलब कि जो डिफ़िकल्टी मतलब ले रहे हैं, तो मत डिफ़िकल्टी देखिए नहीं लगना चाहिए,
ये आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास mg है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा और यहाँ से mg कॉस थीटा, mg को हम इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं और ठीक उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो कह कि ये कैसा हुआ, बहुत लोग अभी कुछ और बच्चे होंगे जो थोड़े परेशान होंगे कि ऐसा कब हुआ। देखो ये थीटा हुआ तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ और ठीक इससे परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हुआ। तो जब mg को जब वेक्टर से देखते हैं कि mg का जिससे लगा होता है तो mg कॉस थीटा और ठीक उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इज mg साइन थीटा, तो वहाँ से आया बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसलिए बताया गया, इसको चाहें तो आप राइट डाउन कर लीजिए, उसी हिसाब से इस 1 न्यूटन को ब्रेक किया गया। अब फिर बोल रहे हैं कि कॉस को क्यों नहीं ब्रेक किया इधर और नॉर्मल फोर्स, क्योंकि मोशन वैसा नहीं उधर नहीं से हो रहा है, परपेंडिकुलर मोशन नहीं हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स को ब्रेक किए हैं, तो इस चलते ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको आ गया। अगर इनको हटा दूं, चाहे तो आप 1 न्यूटन वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से T1 जा रहा था, यहाँ से T2 जा रहा था और इसी में इसका 1/2 न्यूटन हो रहा था। वो क्यों हो रहा था 1/2 न्यूटन? 1/2 न्यूटन इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा था, अभी आपको डिटेल में बताया इसको ब्रेक करके, ठीक है। अब उसके बाद एक 50 ग्राम वाला हो गया, रफ बच गया है, तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा बच्चों? 50 ग्राम का केजी में कितना होगा? 0.05, यही होगा केजी, और जी से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 न्यूटन, और इसका टेंशन T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T2 टेंशन में है और वहाँ से यहाँ तक T1 में है। अब आइए इक्वेशन लिख लिया जाए। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला ब्लॉक था जिधर मोशन हो रहा था, तो 5 न्यूटन माइनस टेंशन T1 इक्वल टू 0.5 है, यही होगा। इसका मास कितना है? 0.5 kg है, 500 ग्राम है, तो 5 न्यूटन माइनस T1 इक्वल टू दिस। दूसरे वाले के लिए लिखें अगर, तो T1 माइनस T2 माइनस 1/2 न्यूटन, क्योंकि वो दोनों नीचे की तरफ है, T2 और mg वाला कंपोनेंट, mg साइन थीटा वाला, और इक्वल टू इसका मास कितना है? 100 ग्राम, तो 0.1 है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाले के लिए देखें 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में कितना हो रहा है? 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, हाँ 0.5 न्यूटन माइनस T2 इक्वल टू इसका मास कितना होगा? 0.05 A, ठीक है बच्चों। 50 ग्राम का मतलब 0.05 A, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यही होता है। तो अब देखिए ये T1 है, T1 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया, है ना। तो अब बचा क्या हमारे पास? 0.5 ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? 5 न्यूटन उधर बचा, और इधर कितना बचा? 0.5, 0.1, 0.6 हो गया, और 0.6 प्लस 0.05, तो 0.65 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो और यहाँ से 5 न्यूटन तो है ही, इक्वल टू 0.65 एक्सेलरेशन ए। तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 5/65 डॉट में, तो ये 100 जाकर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर शायद 2G में लिखते हैं यहाँ पर। तो आप चाहें तो यहाँ से 5/13 भी लिख सकते हैं इसको, 5/65 को 1/13, तो एक G वहाँ से 100/13 हुआ, तो 100/13 को ऐसे ना लिखकर 10G/13 लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। ए का वैल्यू 10G/13, तो उसमें एक्सेलरेशन पूछा था किसका? 500 ग्राम का, तो 10G/13 से नीचे की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया? इसमें 3 मतलब 2 डबल स्ट्रिंग डाला हुआ था, एक ऐसा जो और एक दूसरा अलग, तो स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, ठीक है। तो T1 से यहाँ से गया और यहाँ से T2 वाले के लिए गया, और mg जो इंक्लाइन प्लेन पर होता है वो आपको बताया, उसको ब्रेक कर दिया, उसके कंपोनेंट्स ले लिए और फिर उसको रिजॉल्व कर दिया, तो फिर इस तरह का कुछ बनकर आया। तो नोट डाउन कर लीजिए, मेन 3 इक्वेशन ऐसा था, आपको ये सोचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मंकी ऑफ मास 15 kg क्लाइम ऑन द रोप विद द एंड फिक्स टू द सीलिंग, इट इफ विशेस टू गो अप विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्क्वायर है,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच फोर्स शुड बी द अप्लाई टू द रोप। अच्छा, अब मंकी चाहता है कि 1 मीटर पर सेकेंड का उसका एक्सेलरेशन हो जाए, तो फोर्स कितना लगाना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। एक रोप है ऐसा और इस तरह का कुछ मंकी है, और ये चढ़ना चाह रहा है ऊपर की तरफ। एस सी वर्मा इतना तो अच्छा नहीं बनाया हूँ, लेकिन ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा फिगर में। हाँ, क्लियर है कि ठीक है, वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे वो जाना चाह रहा होगा कुछ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है कि इफ़ द रोप इज़ 5 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच टाइम विल टेक टू द रीच द सीलिंग। तो आसान है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ही पता है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो आ जाएगा। लेकिन वहाँ भी एक ट्विस्ट है कि आप लोग वहाँ पर एक्सेलरेशन में ग्रेविटी ढूंढने लगते हैं, कि जो कि नहीं है। खैर, यहाँ पर आते हैं मंकी ऑफ मास 15 kg इज क्लाइंबिंग। तो देखो बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मंकी का, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, 15 kg का है तो 15 g नीचे की तरफ लगेगा, और जितना भी वो फोर्स लगाएगा वही टेंशन क्रिएट होगा। जितना वो रोप पे फोर्स लगाएगा, ऐसे खींच रहा होगा, तो उतना ही क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा, उतना ही टेंशन क्रिएट होगा। तो एक चीज़ और है कि जितना स्पीड में वो भागेगा उतना उसको ज़्यादा टेंशन लगाएगा, तो हो सकता है कि रस्सी टूट जाए। तो इसीलिए आपको जाना हो, मतलब उसको करना अगर है, आप देखेंगे कभी कभी बहुत तेज़ी से अगर वो भाग रहा होगा तो कभी मतलब ऑब्जर्व किया होगा तो पेड़ का टहनी वगैरह जो होगा वो टूट जाता है। तो यहाँ पर वो उसको जितना, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मिल भी जाएगा हमें, कि यहाँ पर टेंशन कितना वो लगाए, कितना फोर्स अप्लाई करे कि उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अब देखिए कि मंकी जब चल रहा होगा तो, या स्ट्रिंग का भी आप लिख सकते हैं कि नीचे की तरफ 15 g है, टी ऊपर है, तो उसको जितना फोर्स लगाएगा उतना ऊपर उठ जाएगा। यही होगा ना, मतलब कि जितना फोर्स लगाए, टी इक्वल टू, चाहो तो एफ लिख लीजिए, जितना वो फोर्स लगाएगा उतना ऊपर जाएगा, तो उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एफ माइनस 15 g अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट वो फोर्स लगा रहा है, इंटू 15 इंटू ए, एक्सेलरेशन इतना होगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 g, और एक्सेलरेशन कितना बोल रखा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 15 इंटू 1, 15 g का मतलब 150, और यहाँ से 15, तो 165 न्यूटन। तो यानी कि कितना फोर्स लगाएगा, 165 न्यूटन फोर्स लगाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इसको प्रोड्यूस करेगा। अब वो बोलता है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ उसका 5 मीटर है, ऐसा, ये 5 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 मीटर को करने में उसको कितना समय लगेगा। तो बच्चों, ये सब ग्रेविटी वगैरह मत सोचने लगना कि क्या हुआ है कि नीचे की तरफ लग रहा होगा, उससे सब मिलकर एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर नेट फोर्स लगाए हैं ना, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो गिवन है, हमें कंस्ट्रेन है। तो फ्री फॉल जैसा या जी लग रहा होगा ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, और बोला है कि रेस्ट से जा रहा होगा, तो शून्य हो गए हैं, 1/2, ए का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू निकालना ही हमें, और कितना है ये 5। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इज 10, तो टी का वैल्यू इज √10, और दूसरी भाषा में अगर एग्जैक्ट लिखना है तो 3.16 सेकेंड, शायद वो 0.10 सेकेंड ही है, √10 सेकेंड है। तो इस पार्ट का आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये मंकी का फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आया, समझ में आया तो लिख डालिए, लिख लीजिए इसको अपने रिकॉर्ड में। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक एरर रह गया है पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 35 में, क्योंकि इसमें भी जो आंसर मैंने इसका देखा √10 सेकेंड तो उसका है, लेकिन वहाँ पर 8/13 g उसके लिए है, तो यहाँ पर तो 10/g आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये लिखते समय एक गड़बड़ी ये हो गया कि वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा था 50 ग्राम वाला, तो यहाँ से क्या होगा कि ये -5 और +T2 होगा। तो T2 से T2 यहाँ से कैंसिल हो तो अच्छा, वो T2 भी कैंसिल नहीं होगा, T1 कैंसिल हो रहा होगा, हाँ अब कैंसिल होगा। तो 5 न्यूटन और 1/2 और 0.5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन होगा, कि ना कि 5 न्यूटन। तो यहाँ से ठीक है, तो ये हुआ 4, तो वो दूसरे वाले पार्ट के लिए वो वहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब कि बेसिकली इसको लाइए, मैं ठीक कर देता हूँ। तो आंसर देखते रहने का ये फ़ायदा होता है कि आपका आंसर गलत नहीं होता। तो जब भी आप क्वेश्चन को करिए सॉल्व, तो आंसर ज़रूर देखिए पीछे बुक में कि सही आ रहा है क्या।
तो देखिए अभी आंसर मैंने देखा तो √10g यहाँ पर था, तो इसका यहाँ पर 4 कुछ 8g/13 है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया, तो इसको हटा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8g/13 आ जाएगा। अब करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से क्या होगा कि 4 है तो और 100 था ऊपर जो नीचे गया था 2, तो इसको 20 लिख लीजिए। 25 या 100 और 13 5 या, तो इस 4 को तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, और g के टर्म में लिखना है तो 20 को हम 2g लिख सकते हैं। तो 4 × 8 कितना हो गया 8g/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या बस इतना ही एक्सेलरेशन है, क्योंकि g का वैल्यू तो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता ही है। तो एक्सेलरेशन वुड भी 8g/13 होगा। तो यहाँ पर ये एरर था, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो मंकी का तो देख लिया। हाँ, अब आइए दूसरा मंकी एक आया। एक कह रहा मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन द रोप दैट गोज ओवर द स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट अ ब्लॉक ऑफ द इक्वल मास द अदर एंड फिगर सो दैट वॉट एवर द फोर्स द मंकी एक्सर्ट ऑन द रोप द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विथ इक्वल एक्सेलरेशन. So if initial both were at rest, there the separation will not change as the time passes. ठीक है, आप भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए मन ही मन. A monkey is climbing on a rope that goes over the smooth pulley and support a block of equal mass. तो एक यहाँ से m मास का मंकी है, m मास का मंकी है और m मास का ही ब्लॉक है, दोनों m से है. तो अब जितना भी वो फोर्स लगाएगा, मतलब मान लीजिए m है और जितना वो फोर्स लगाया, तो दोनों के, अच्छा दोनों के लिए तो mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं. अब मंकी जितना, अब मास तो लगा नहीं सकता, उसका तो टेंशन फिक्स है, या इन दोनों में एक तरह से देखा जाए तो जब वो नहीं कुछ कर रहा होगा हलचल, मंकी कोई नहीं कर रहा होगा हलचल, तो दोनों के लिए टी तो सेम होगा, क्योंकि सेम मास दोनों तरफ से और सेम स्ट्रिंग है. अब सोचिए कि मंकी ने जितना फोर्स लगाया, सपोज F फोर्स लगाया इधर से चढ़ने के लिए, तो यही फोर्स सेम स्ट्रिंग में है, तो यहाँ भी क्या होगा F इधर से भी लगेगा, तो जितना से खींचेगा ऊपर तो M वाला भी उतने से ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, मतलब जितना फोर्स लगाया, फिर से देखिए जितना फोर्स लगाया मंकी ने F इधर, तो ये सेम स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग में फिर से टेंशन ट्रांसमिट होगा उतना ही, और उस mg वाले जो ब्लॉक है तो उसके ऊपर भी F फोर्स लगेगा. तो दोनों क्या होंगे कि F फोर्स से लगेगा, तो जितना मंकी ऊपर जाएगा तो जिस फोर्स से उस फोर्स से mg हो जाएगा. मतलब मान लीजिए कि मंकी अभी यहाँ पर है और ब्लॉक रेस्ट में, इन रेस्ट जब था तब मंकी चलना स्टार्ट हुआ, तो कुछ इधर मूव करा ऐसा करके, तो ब्लॉक भी ठीक ऐसा होगा. अगर वो नीचे भी जाएगा ना, मान लीजिए कि सड़क के अगर नीचे भी जाता है तो मंकी, तो यहाँ से मंकी और ब्लॉक, तो अगर मंकी नीचे की तरफ जाता है तो ब्लॉक भी नीचे की तरफ जाएगा. तो मतलब एक तरह से उसको लॉक कर दिया है मंकी को, और जितना भी फोर्स लगाए ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, मंकी नीचे जाएगा तो ब्लॉक भी नीचे जाएगा. तो इस तरह का सिचुएशन होगा उसके अंदर. ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट का आंसर है कि वही हमें बताना था कि सो दैट द वॉट एवर द फोर्स, तो सो दैट में मतलब कि mg आप बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते हैं, और जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा तो वो फोर्स उधर से ट्रांसमिट करेगा, तो इसलिए उसका ये आंसर होगा. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब आइए दूसरे में चलते हैं. कह मंकी बी shows the figure the holding and the tail of the monkey and which the climbing up the rope, the masses of the monkey and b are the 5 kg and 2 kg respectively. If A can, monkey देखिए आगे पिक्चर में है क्या, अच्छा मंकी तो नहीं है बच्चों, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं मंकी को लेकर आता हूँ. तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा. कौन सा क्वेश्चन था मंकी वाला, मंकी इज द क्वेश्चन नंबर, या आपके पास अगर एस सी वर्मा बुक है जिनके पास, तो वो देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, पिछला 30 SCB, तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं पेज नंबर 82. तो चलिए मैं मंकी बनाने की कोशिश करता हूँ. एक मंकी है ऐसा, और कुछ ऐसे पकड़ रखा है इस तरह का, और उसकी टेल है ऐसा मंकी का, और उसको दूसरा मंकी कहीं ऐसे पकड़ा हुआ है इस तरह का ऐसा.
उसके टेल से। तो बहुत बेकार बना है, अच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप तो समझ रहे होंगे, अगर बुक अगर देख रहे होंगे अपने पास, तो ए और बी दो मंकी है ऐसा। तो उसमें क्या करें, द मंकी बी शोज द होल्डिंग ऑन द टू द टेल द मंकी ए एंड विच क्लाइंबिंग अप द मासेस ऑफ द मंकी एंड बी इज द 5 kg एंड 2 kg। ए वाले का है बच्चों 5 kg और बी वाले का है 2 kg, इस तरह का है। ए इज 5 kg और बी 2 kg है। तो कह रहा कि इफ ए कैन टॉलरेट द टेंशन ऑफ द 30 न्यूटन, हाँ आगे तो कहानी बोला ही हुआ है। तो कह रहा कि ए कैन इफ ए कैन टॉलरेट द टेंशन 30 न्यूटन इन द टेल, ये वाला, तो व्हाट फोर्स शुड बी द अप्लाई ऑन द रोप इन द ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ हिट। तो देखिए उसमें क्या है कि अगर इसको या तो इस तरह का चले, बहुत एकदम स्लोली चले। आपने पीछे देखा था कि जितना उस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन जो 165 वाला था, ये वाला जो मंकी था, अभी सपोज क्वेश्चन में अगर 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो उसको फोर्स कितना लगाना पड़ा, 165 न्यूटन। अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा वो फोर्स लगाता तो एक्सेलरेट, अगर मान लो कि इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना होता तो फिर वो कैलकुलेशन बदल जाता, 150 प्लस 15 × 2 होता तो 180 होने लगता। तो मतलब जितना फोर्स लगाएगा उतना वो ज़्यादा वो चलेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब उस स्पीड उतने से ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर वो ज़्यादा मंकी अगर ज़्यादा तेज़ी से भागता है तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो यहाँ भी तो उसका पूंछ क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा। जितना ज़्यादा स्पीड से लग जाएगा तो उतना ज़्यादा लगेगा। तो इसमें बोल रखा है कि टेंशन वो 30 न्यूटन से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 30 न्यूटन से जैसे ही एक्सीड करेगा टेंशन उस पूंछ का, उसका पूंछ टूट जाएगा और वो लोग गिर जाएंगे या फिर और भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होगा, तो उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा होता है, एक वर्ड होता है स्लोली यहाँ पर। तो स्लोली का मतलब क्या होता है कि इतना धीरे चलता है कि एक्सेलरेट नहीं होता है। तो अगर मंकी इस तरह से जेंटल मंकी है, जेंटल टाइप से अगर चले बहुत धीरे 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 धीरे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो उसमें क्या होगा कि एक सिंगल सिस्टम बनेगा ऐसा ये। तो उसमें आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू, या जितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, इस 7G इक्वल टू 7 × 0। तो F इक्वल टू कितना हो गया, 7G केवल आएगा। 7G का मतलब 7 न्यूटन। तो मिनिमम ए फोर्स लगाएगा या उसका मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, तो 70 न्यूटन। अगर स्लोली चल रहा है, इस तरह से चले कि एक्सेलरेट ही ना करे, तो फोर्स कम से कम लगेगा, तो 70 न्यूटन लगाएगा, तो आसानी से दोनों साथ साथ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कहे कि अभी वो बोलेगा नीचे वाला बी कि अरे जल्दी चलो, थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग। तो क्या करेगा, ए वाला ज़्यादा फोर्स लगाना उसको पड़ेगा। तो पूछेगा कितना मैं करूं, तो मंकी थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है, तो इस मंकी को जो फिजिक्स पढ़ा है तो इससे पूछा गया, तो कहा कि मैं तो 2 kg का हूँ। तो पूछा होगा ना कि कितने से अलाउ करूँ मुझे, तब तो जाऊँगा, बताओ कैलकुलेट करके। तो वो बी वाला बता रहा है, रुको, कह रहा कि 2 kg का है तो 2G नीचे की तरफ लगेगा ऐसा, और टेंशन करा कि अच्छा तो 30 न्यूटन है ही है, तो कैलकुलेट में और सोचने दो मुझे, तो 20 न्यूटन ऐसा होगा। तो कहा कि अच्छा ठीक है, ऊपर भागना है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा लगेगा, 30 - 20 इक्वल टू उसका नेट फोर्स 2 है, यही होगा। इस समझ में आया बच्चों, 30 - 20, क्योंकि अगर 30 से ऊपर जा रहा है, अगर 20 नीचे लग रहा होगा 2A, तो यहाँ से 2A इक्वल टू कितना हो गया, 10 न्यूटन। तो A का वैल्यू कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहा कि ठीक है, तुम ऐसा काम करो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलो। तो कहा कि वो कितना होता है, वो नहीं पता। तो कहा कि फोर्स में बताइए। तो कहा कि अभी बताते हैं। तो कहा कि फिर बी मंकी कैलकुलेट करेगा कि हम लोग तो दोनों एक ही यूनिट हैं, तो F लगाना है उस ऊपर वाले को, तो 5 - 7G, और कितने से जाना है दोनों को, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसका मास दोनों का कितना हो जाएगा, 7, और एक्सेलरेशन बोल रहा था कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप हम लोग जा सकते हैं। तो कहा कि नहीं, इसको और डिकोड करके बताओ, मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, उसको खाली फोर्स लगाने आता है। तो कहा ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज 5, तो F इज -70 इक्वल टू 35। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 70 उधर जाएगा तो 70 + 35, तो कितने हो गए लोग, 105 न्यूटन। तो हाँ, कहे कि अब जाओ 104 न्यूटन। तो अब बोला ये कि ठीक है, मैं इतना से 105 न्यूटन से फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो उसका आंसर आपका 105 न्यूटन मैक्सिमम से वो अलाउ करेगा, और मिनिमम कितना होगा,
कि 70 मतलब उसको अगर मूव करना है तो इन बिटवीन 70 टू 105 न्यूटन के बीच में अगर करेगा, फोर्स लगाएगा तो आगे की तरफ बढ़ेगा। 70 से कम लगाएगा, मूव ही नहीं करेगा, वो उसका वेट ही को ओवरकम नहीं कर पा रहा है, इस चलते ऐसा होगा। तो अगर उसको मूव करना है तो 105 न्यूटन मैक्सिमम है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सकता है, और मिनिमम स्लोली चले, जब वो केस दूसरा बताया था 70 न्यूटन लगाए। तो ये तो मंकी की कहानी थी बच्चों, कि मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में अभी भी नहीं आया होगा तो मैसेज करिए, तो और आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन द लाइट वेइंग मशीन kept on the box of mass 30 kg. A box is hanging from the pulley fixed of the ceiling through the light rope, the other end of the which is held by the man himself. If the man is managed to keep the box at rest, what is the weight source by the machine? एक, what force should be exerted on the rope to get the correct weight on the machine? देखो बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर तो ऐसे मैं बता देता हूँ, इनका फिगर उस साइड में फिगर इनका नहीं लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 39। तो आप एससी वर्मा में जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 इस तरह का है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसमें, अच्छा उससे बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, ये पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया होगा कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर स्टैंडिंग है, कुछ नहीं कर रहे हैं, और अपने वेइंग मशीन में जो वेट आप देखते हैं, तो मान लीजिए जितने आप 60 kg के हैं तो 60 kg ही दिखाई देगा, यही होगा। इस तरह से अगर आप जाके चुपचाप रेस्ट में ऐसे खड़े हो जाइए, तो आपका वेट जितना होगा 60 kg, 50 kg, 70 kg, जिनका वेट होगा वही होगा। तो होता क्या है कि नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और mg नीचे की तरफ लगता है। कॉन्सेप्ट तो यही लगता है, मतलब यही आपको बताया भी गया कि जो भी वेट होगा mg उतने से वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो हमें बता देगा, वही हमारा ट्रू वेट होता है। अब क्या होता है, वो अब क्या होगा कि सपोज आप मान लीजिए खड़ा है वेइंग मशीन पे ऐसे, और जाकर कुछ हुक्स वगैरह यहाँ पर हो या कुछ और चीज़ हो, आप ऐसे पकड़िए। तो व्हेन द मोमेंट आप जैसे ही पकड़ेंगे, अपने वेइंग मशीन में एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जिनके पास अभी है तो अभी भी देख सकते हैं जाकर अपने घर पे, या घर में देख सकते हैं घर पर अगर हैं तो जैसे ही अगर हुक को अगर पकड़ेंगे, टच करेंगे, या कुछ भी उसको रस्सी मान लीजिए लटक रहा होगा, उसको अगर पकड़ें तो उसका जो वेट होगा आपका 60 kg का है तो कम आने लगेगा, 50 होगा, मतलब जितना भी आपका जो वेट होगा उससे कम रीडिंग आने लगेगा। तो हुआ क्या कि ऐसा क्यों हुआ, तो मान लीजिए कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को ऐसा आपने पकड़ा, तो उसको कुछ तो पकड़ने में फोर्स लगाए होंगे, से एफ लगा देते हैं, एफ। तो यहाँ से लॉस ऑफ मोशन, और आप मोशन नहीं कर रहे हैं, मोशन में नहीं है, केवल आपने उसको पकड़ा ऐसे करके, ऐसे पकड़ के कुछ इस तरह से पुल कर रखा है। तो व्हेन द मोमेंट यू डू दिस थिंग, तो force will obviously it will react in normal force in the upward direction. So n plus f is equal to कितना हो जाएगा, mg। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, mg माइनस f। तो mg से कम होने लगा ना, दिस थिंग इज द लेस देन mg, तो आपका वो फोर्स कम लगने लगेगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर ये आया तो आगे की कहानी हम उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए, क्योंकि सर फील नहीं आ रहा क्वेश्चन उसके आंसर के बिना। अच्छा रुक जाओ, आंसर में उसका सॉरी आंसर कह रहा हूँ, उसका मैं फिगर लेकर आता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए आपके लिए फोटो इसका ला दिया कि इसमें ऐसा कुछ लगा रहा है फोर्स। तो ये नीचे की तरफ विजिबल है, तो ये मैन है, वो ऐसे उसको पकड़ के खींच के रखा हुआ है। तो यही कह रहा है कि shows a man of the mass 60 kg standing on the light weighing machine kept at the box of 30 kg। चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, ठीक है। Is the box is the hanging from the pulley fixed at the ceiling through the light rope, the other end of the which is held by the man himself. If the man managed to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? तो देखो बच्चे, ये अब इसको कैसे भी ऐसे पुल करके रखा होगा, तो उसमें क्या दिखाई पड़ रहा होगा। तो एक चीज़ तो तय है कि उसको फोर्स कितना लगाना पड़ रहा होगा। यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये 30 kg का है, और मैन का वेट अपना 60 kg है, ऐसा। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 60 प्लस 30, अगर पूरे सिस्टम के लिए बने इस तरह का है ना।
और मैन के लिए अगर देखें तो क्या कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे और उसका 60 जी नीचे की तरफ, और साथ ही साथ ये फोर्स भी लगा रहा होगा इसको हुक करने के लिए, यही होगा। और जो फोर्स लगा रहा होगा और यहाँ से वही ट्रांसमिट हो रहा होगा उसका एफ ऐसे। अब चाहो तो टी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एफ और एन में जो जितना वो फोर्स लगाएगा उस केस में उतना ही वो ट्रांसमिट कर रहा होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जैसे हुक लगा रहा है ना, तो इसको उस बड़े वाले मास से ऐसे है तो 60 जी नीचे और एफ ऊपर और होल्ड करके रखा हुआ है, तो उसमें मोशन तो नहीं जा रहा है। तो इस तरह का तो अपने लिए जगह थोड़ा बना लिया जाए। हाँ, इसका तो 6 जी नहीं बच्चों, ये 60 जी होगा। 6 kg का तो मैन होगा नहीं, उतने का तो बच्चे हो जाते हैं। तो $60 G का ऐसा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ तो होता है कि F प्लस एन इक्वल टू कितना होगा, नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 60 G, यही होगा। और यहाँ से F इक्वल टू 90 G, ऐसा 90 G, ठीक है। तो F प्लस एन इक्वल टू 60 G और F इक्वल टू 90 G, नॉर्मल फोर्स निगेटिव, तो F इक्वल टू F प्लस एन इक्वल टू 60 G, ये तो सही है। इसमें F इक्वल टू मैंने क्या दिखा है 60 G, एक फोर्स, ठीक है। देखो उसमें क्या होगा बच्चों कि F तो F प्लस एन तो उस पर आदमी के लिए बनाए, तो सेम टाइम बॉक्स पे भी क्या हो रहा होगा कि F तो मान लो जो इस तरफ से हुक किया हुआ है और उसी पर आदमी है, जितना फोर्स वो लगा रहा होगा तो उधर की तरफ कितना लग रहा होगा, एक और F लग रहा होगा ना। जितना फोर्स यहाँ से F लगाया है इतना नीचे की तरफ कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तो बदले में क्या कर रहा होगा, ये भी तो उतने फोर्स F ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, और फाइनली वहाँ से तो हुक है ही है, तो F और F कितना हो गया 2F ना, तो यहाँ पर 2F हो जाएगा। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 G, इस तरह का बच्चों, ठीक है। तो F का वैल्यू 45 G, तो यहाँ पर 45 इसका वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ गया 45 G प्लस एन इक्वल टू 60 G। तो n का वैल्यू कितना हो गया 60 G माइनस 45 G, तो कितना आ गया है 15 G, इस तरह का। तो 15 G का मतलब 15 kg, मतलब कितना उसको रीडिंग कर रहा होगा 15 G को अगर हम फोर्स में दिखाना होता है तो 15 kg, इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसका वेट कितना शो कर रहा है होगा उस समय 15 kg। तो इसका ये था, मतलब यहाँ पर एक तो हमने क्या कर लिया कि मैन के लिए बना लिया, फिर से एक बार देख लीजिए, उसका मास 60 G है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर, और जितना वो फोर्स लगा रहा होगा तो हमने देखा था कि उसका फोर्स कम हो जाता है, और जो कि कम भी है 60 kg का आदमी का कितना उसका वेट दिखाई दे रहा होगा 15 kg, क्योंकि F लगाया है। और इस ब्लॉक के लिए जो मतलब जिसमें जहाँ पर वो खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी एक F का मतलब वो तो हुक है ही है, और सामने से अगर वो फोर्स लगा रहा होगा तो बदले में वो भी ये भी एग्जर्ट कर रहा होगा ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से F प्लस एफ इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स आपका वहाँ से जब कैलकुलेशन किए दोनों इक्वेशन से, मतलब कि F प्लस एन इक्वल टू 60 G, 2F इक्वल टू 90 G, F इक्वल टू 45 G, ऐसा आ जाएगा। तो n का वैल्यू वहाँ से 15 G आ रहा है और नॉर्मल फोर्स 15 kg है। एक बात तो ये हुआ। अब क्या करें कि व्हाट फोर्स शुड बी द एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट द करेक्ट वेट टू द मशीन। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वापस अपने लाने के लिए तो ऊपर की तरफ थोड़ा मूवमेंट लाना पड़ेगा। जैसे ही एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो उस पर रिटार्डेशन नीचे, मतलब सॉरी उस पर स्यूडो फोर्स या मतलब उस तरह का कोई फोर्स एक नीचे की तरफ लगेगा। हमने देखा था ना पीछे के क्लासेस में कि जिस एक्सेलरेशन से आप कहीं जाते हैं थे ऊपर अगर उसमें, तो उसी से नीचे की तरफ फोर्स लगता था। तो आइए उसका दूसरा पार्ट यहाँ से दिखा देता हूँ। तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। यहाँ से आप 60 प्लस 30 लिख लेता हूँ मैन और उसके लिए, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर एक F
जो डायरेक्ट था और जो आदमी फोर्स लगा रहा था, दोनों तरफ से ऐसा हुआ। एक तो ऐसा हुआ, और दूसरा कि अगर मैन का अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से 60G नीचे की तरफ हो जाएगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ और F इसकी तरफ। तो अब ये सब क्या होगा कि सब कुछ एज इट इज लेंगे, बस एक नया काम करेंगे कि यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्मल फोर्स इज द ट्रू वेट दिखाएगा, मतलब कि जो इसका एक्चुअल वेट है वो दिखाएगा। तो इसको एक्सरलेट कर देते हैं। तो एक्सरलेट करने के लिए क्या होगा कि वो नीचे की तरफ मतलब कितना फोर्स लगा है, तो n प्लस एफ माइनस 60G, यहाँ से ही लिख सकते थे। देखिए बच्चों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे तो बनाया ही हुआ है, तो NF प्लस कितना माइनस 60G इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, सपोज 60 है, और इस केस में 2F माइनस 90G इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 90 है, ऐसा। तो यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि क्या होगा कि जैसे ही वो खींच रहा होगा तो ये भी जा रहा होगा ऊपर और मैन भी जाएगा ऊपर, मतलब इतना फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करे कि उसका ट्रू वेट दिखने लगे। और ट्रू वेट दिखने के लिए n का वैल्यू कितना आने लगेगा, रीडिंग n का कितना आना चाहिए 60G के इक्वल, यही ना। तो n की जगह पे आप 60G ले लीजिए। तो जैसे ही 60G करेंगे तो 60 कैंसिल हो जाएगा, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा वहाँ से 60 है ना। तो f का वैल्यू अगर 60 पुट कर देंगे, समझ में आया, n मतलब कि जितना उसका ट्रू वेट है उतना ही रहेगा। सॉरी, जो ट्रू वेट मतलब लगाने के लिए कितना उसको फोर्स एक्सर्ट करना है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ट्रू वेट कितना होता है उसका मास इंटू mg, तो 60 इंटू जी, तो यहाँ पर n की जगह पे 60G लगाएंगे। तो जैसे ही 60G रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो f का वैल्यू कितना आ गया 60 है। अब इसका कैलकुलेट करना है f हमें ही, तो दूसरा इक्वेशन में इसको पुट करें, f इक्वल टू 60 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 90G इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120, और इधर से आएगा तो कितना हो गया 30 तो यहाँ से कितना आ गया 90G। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू कुछ आ जाएगा 3G। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्या। तो जैसे ही इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो f इक्वल टू 60 इंटू 3G, तो 60 इंटू 3G का मतलब कितना हो गया 180G, तो 180G का मतलब कितना हो गया 1800 न्यूटन। तो ये बच्चों था इसका। अब इसमें और भी कलाकारी कर सकते थे कि ट्रू वेट के बजाय बोल देता कि उसका हाफ ऑफ द वेट दिखाई दे, कितना वहाँ पर फोर्स लगाए। तो बस यहाँ पर ये समझना था, कॉन्सेप्ट आपका यही लगना था कि n के जगह पे 60G 30G जितना भी वो चाहिए उतना वो लगाकर उसका आपसे एक क्वेश्चन वहाँ पर कर सकता था। तो इसमें था समझना कि फ्री बॉडी डायग्राम, ये दोनों चीज़। फ्री बॉडी डायग्राम में आपको महारत हासिल है, फोर्स को देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, क्वेश्चन आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा है कि ब्लॉक स्लाइड द फ्रिक्शनलेस। अच्छा, इसका ही फिगर मैंने ले लिया था साथ में ही, ये जो पिक्चर था इधर, इसको कैसे निकाला जाए इस पिक्चर को। ये पिक्चर था बच्चों यहाँ से। अब चलो क्लोन कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसके ऊपर ही लगा देते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो मतलब यहाँ के लिए बोल रहा था, यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कह रहे हैं कि ए ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ द एंगल थीटा, नॉट जीरो, एंगल थीटा, एंगल थीटा at the length 1 kept inside an elevator going
एट द लेंथ 1 नहीं है, एट द लेंथ L ना, देखो लेंथ L kept inside the elevator going up with the uniform velocity v, हाँ going uniform velocity the v, ये आपका है इसमें फीचर इसका। फाइंड द टाइम टेकन टू द बाय द ब्लॉक स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड इफ इट इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। चलो मैं ही बना देता हूँ यहाँ पर, तो इसको ये तो आसान ही है। इसमें क्या कर रहा है कि एक यहाँ पर ब्लॉक है और उसका L लेंथ से इधर उसको स्लाइड करना है, और जो ये सिस्टम है इंक्लाइंड प्लेन का, ये पूरा का पूरा ये ऐसे कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है, इस तरह का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 0, ऐसा होगा बच्चों। तो जैसे ही ये 0 होगा, हाँ जैसे ही ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू तो 0, तो इसके चलते कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो नॉर्मल होता था वैसे ही होगा। तो इस पर अगर इसको स्लाइड डाउन कर भी रहा होगा, मतलब इसके एलिवेटर से ऊपर नीचे होने से या ऊपर जाने से v वेलोसिटी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 तो इस पर कोई मास एग्जर्ट, इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। हमने ही देखा था जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जाता था उसी एक्सेलरेशन से उस पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगता था, सीडो फोर्स टाइप का। तो एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जो भी होना है उसका अपना खुद से होगा। तो उसका मास कितना है mg, और यहाँ से कितना है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता था mg साइन थीटा। तो उसको जितना भी लुढ़कना होगा वो अपने इसी फोर्स से लुढ़केगा, या मतलब डाउनवर्ड आएगा। तो mg साइन थीटा इक्वल टू नेट फोर्स क्या होगा इस केस में, m है, तो m से m कैंसिल हुआ, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा g साइन थीटा। ये तो किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, g साइन थीटा से। तो बात की स्टोरी तो हम बना सकते हैं, L लेंथ है और रेस्ट से जा रहा है, u इक्वल टू 0 होगा इसका। तो L इक्वल टू या S इक्वल टू क्या होता था, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो समझ में आता है आपको अच्छे से, तो बस इसी का अप्लाई करना है। तो S के जगह पे क्या ले लें, L, S के जगह पे L ले लें, u 0 है, हाफ किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, अभी अभी निकाला इसको, g साइन थीटा। g मत लेना गलती से कभी, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट मोशन है सारे। तो g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो t को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 2l अपॉन g साइन थीटा, ये इसका आंसर होगा बच्चों, 2l g साइन थीटा। तो समझ में आया एक क्वेश्चन कि उसका अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ क्वेश्चन तब मजा आता कि जब वो एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भेज देता, तो बस कुछ नहीं होता, यहाँ से ma एक और एक्स्ट्रा लगने लगता। जब ऐसा होता तो होता ma से नीचे आता और फिर उस पर इस तरह का ma इधर लगता, फ्रिक्शन वगैरह रहता तो थोड़ा और अच्छा लगता कैलकुलेशन करने में। मतलब थोड़ा अभी तो बहुत सिंपल उन्होंने दे दिया कि कॉन्सेप्ट आपका समझने के लिए। तो चाहते भी हैं कि टीचर लोग भी उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करें कि अगर ऐसा होता तो, उनके देने का मोटिव यही था क्वेश्चन का कि बाकी चीज़ें और आपको समझ में आ जाए। तो ma का एक कंपोनेंट लगता है इधर, ma कॉस थीटा, ma साइन थीटा होता, फिर अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता तो फिर और उसको देखते हैं। तो मतलब एक्सेलरेशन जो इतना सिंपल g साइन थीटा है, ये ना आकर कुछ और उसमें हेरा फेरी बदला बदली, मतलब और कुछ अदली बदली हो जाता, तो हम उसको और कैलकुलेट करते हैं। अब ये सिंपल है तो सिंपल कर दिया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि कार इज स्पीडिंग अप on a horizontal road with the acceleration a. Consider the following situation in the car. A ball is suspended from the ceiling through the string and is the maintaining a constant angle with the vertical. अच्छा, find the angle. तो ये बात कर रहा है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों क्या कर रहा है कि कार इज स्पीडिंग अप विद द हॉरिजॉन्टल रोड विद द एक्सेलरेशन a. तो अभी एक कार बना लेते हैं, खरीद नहीं सकते तो बना तो सकते हैं। कहाँ पर, फिजिकल नहीं, बोर्ड पर आप लोग भी अपना अपना कार बना सकते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सपोज क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रिंग है और इस तरह से ऐसे कुछ हैंग कर रहा होगा स्ट्रिंग से, एक बॉब है, यही बोला है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ए बॉल, तो बॉल है, तो चुपचाप ऐसे होगा। व्हेन द मोमेंट जब ये चलने लगे होंगे, कौन, कार ए एक्सेलरेशन से ऐसा उड़ाने भर रहा होगा, तो थोड़ी देर के बाद एक ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, और वो कांस्टेंट एंगल थीटा बना रखा है। तो कहने का मतलब है
कि ए इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इस पे एकदम बराबर फोर्स लग रहा है ऐसे, स्यूडो फोर्स एम ए इन अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह का। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा होगा, मतलब कोई चीज ऐसे है बच्चे, देखो यहां पर इस तरह का, और यहां पर थीटा है, तो इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा? एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा ऐसा, और एम ए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसा, दो ही फोर्स लग रहा होगा ना, एक एम ए इस लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और है रेस्ट में। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इस पे दो फोर्स हमेशा, मतलब कि कोई भी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अच्छा, एक फोर्स और होगा बच्चे, क्या बोलना चाह रहे हैं? टेंशन। यस, तो टेंशन भी इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा 3। तो ये तीनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो और इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक मतलब कि ये तो क्या कहते हैं, काइनेटिक इक्विलिब्रियम में मूव कर रहा है फिर भी रेस्ट में है, तभी तो एम ए आके लगा। तो अब इसको आप जब रिजॉल्व करेंगे, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? टी कॉस थीटा। टेंशन का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाई एम जी, और इसका ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज बैलेंस बाई एम ए इस तरफ से। तो अब इन दोनों को लिख लिया जाए, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो गया, और दूसरा टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए हो गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाई कॉस कर लेना तो ज़्यादा आसान है, टैन थीटा हो जाएगा अपॉन एम ए बाई एम जी। तो यहाँ से कितना हो गया? ए बाई जी। तो जैसा आपको आता था पहले भी, या ए इक्वल टू जी टैन थीटा लिख सकते हैं, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो मैथ में पढ़ लिए होंगे अपना अपना, टैन इनवर्स ए बाई जी, ऐसा थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी। तो इसका एंगल इस एंगल से वो बेंड करेगा और इसका वैल्यू ऐसा होगा, टैन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, तो ये था इस पार्ट का आंसर। तो समझ में आया यहाँ से रिजॉल्वेशन कि एम जी नीचे की तरफ था, एम ए इधर लग रहा था, क्योंकि ए से एक्सेलरेट कर रहा था, थोड़ा ये कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हुआ? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा होगा और टेंशन उससे हुक है तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको रिजॉल्व कर लिया, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और इस तरह का ऐसा कुछ मिला। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि फाइंड द एंगल अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द स्मूथ इंक्लाइंट एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइन, फाइंड द इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजेंटल। ठीक है, तो उसी मूविंग कार में हो रहा बच्चों, ये उसी मूविंग कार के अंदर चल रहा है कि अगर एक कार मूव कर रहा है उसमें इंक्लाइन प्लेन रख दिया हुआ है तब क्या होगा। तो इसके लिए आप ऐसा बना लो कि कार तो मूव कर रहा है, तो कार एक बड़ा सा बना लेते हैं, आप लोग भी बनाइए अपना अपना, और देखिए कितना फ़ायदा है, कार यूज़ किया उसको हटा दिया, इस तरह का व्हीकल ऐसे मूव कर रहा होगा और आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर बच्चे इंक्लाइन प्लेन ऐसे है एक एंगल थीटा से, तो फिर ये ऐसा होगा। तो इसमें एम ए ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, इस तरह का अगर इंक्लाइन प्लेन बनाएंगे तो उसको तो गिरना तय है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इस बार एम जी भी इधर ही लगेगा, और एक आपको नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो यहाँ पर कौन किसको बैलेंस करेगा? अगर एन को इधर ही एम ए की तरफ कर दे तो बैलेंस नहीं कर पाएगा ना, दोनों एक ही साइड में चले जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को अगर ऐसे मैं ब्रेक कर दूँ थीटा, तो एन कॉस थीटा होगा, तो एन कॉस थीटा इज बैलेंस बाई एम जी, बट एन साइन थीटा एम ए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मस्ट भी कार उधर ना जाकर इधर आ रहा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये समझ में आया? कार इधर ना जाकर, अब फिगर ऐसा बना दिया मैंने, सोचा कि फिगर क्यों काटूं इतना, तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा होगा, तो इसका मतलब जो एम ए इस साइड में जो बनाया है ये इधर से ना होकर कुछ ऐसे लग रहा होगा, इस साइड में लगेगा, तभी तो उसको देखिए क्यों ऐसा होगा मैं बता रहा हूँ कि एन का जब हम कंपोनेंट अगर ब्रेक करेंगे कि ये एन थीटा हुआ, तो यहाँ से आप देख लेना ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तो थीटा हो गया वापस। तो एन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एन
साइन थीटा, तो एन साइन थीटा को मस्ट बी बैलेंस कौन कर रहा होगा? जब ऐसे इस पे मतलब ब्लॉक सॉरी एक कार्ड जो है या जो कार है इधर आ रहा होगा तो उस पर स्यूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। आपको ही सिखाया है ना एम ए। तो एन साइन थीटा इज मस्ट बी बैलेंस बाई एम ए। एन साइन थीटा इज इक्वल टू मस्ट बी बैलेंस बाई एम ए, और दूसरा एन कॉस थीटा तो वहाँ से बैलेंस हो ही रहा है, इक्वल टू एम जी। तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बाई जी। तो थीटा उनका इंक्लाइनेशन tan इनवर्स ए बाई जी होगा क्या? तो इतना होगा। तो ही इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये आपका था क्वेश्चन कि अगर इसको कार को अगर रखे तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एक्सेलरेशन मतलब स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, तो कार का डायरेक्शन किधर होगा या मतलब किस तरह का इंक्लाइनेशन होगा? तो इस तरह का इंक्लाइनेशन होगा। तो हो सकता है कि आपको फिगर भी बना कर दे दें कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डिपिक्टेड द फोर्सेज और द कैसा होगा, इस तरह का होगा या किस तरह का होगा। इस तरह में तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस तरह से जाएगा तो उसको गिरना तय ही है, क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगे। तो इसीलिए मैंने उसको उस साइड में भेजा, और यानी कि एम ए इधर की तरफ लग रहा होगा, और फिर इसको रिजॉल्व किया। तो ठीक है, उसका ये आप आंसर लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर कौन था बच्चों? क्वेश्चन नंबर था 41। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह रहा है, वो 41 का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इसके पहले बता रखा है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए इधर। ये कह रहा है कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जी से भी ज़्यादा हो गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 0.2 सेकेंड ही होगा। ठीक है, 0.2 सेकेंड है ये। फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टेकिंग द जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रहा है कि एक एलिवेटर है इस तरह का, और उसमें कोई बच्चा होगा खड़ा ऐसा आप लोग जैसा, इस तरह का हंसते हुए। तो क्या हुआ कि अचानक से नहीं, वो पूरे होशो हवास में बता रहे हैं कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगा नीचे की तरफ। तो 12 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट करने लगा, तो जी का वैल्यू कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब वो तो स्लैक से भी ज़्यादा होने लगा, मतलब फ्री फॉल होने के लिए जी इक्वल टू 10 चाहिए होता है। तो और जी तो नीचे की तरफ ऐसे इसका लग ही रहा होगा। तो जैसे ही वो 12 से जाएगा तो इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, क्योंकि एम जी तो जी जितना है ही है। ये जो होगा फ्लोर नीचे आ जाएगा। बच्चा थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो उसको बना देता हूँ। फ्लोर गया नीचे, और जो बच्चा होगा हंसते हुए इस तरह से थोड़ा डरा सा हमा। अब क्या करें? इस तरह का होगा। तो हवा में आ गया। इस कॉन्सेप्ट में ही आपको समझना है कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो ही नहीं सकता। वो उधर एलिवेटर में अंदर स्टैंड नहीं रह सकता, उसके फ्लोर पे वो हवा में आ जाएगा। तो पहले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? तो फिर फ्री फॉल का हो गया। तो एच इक्वल टू, और रेस्ट से जा रहा है स्टार्ट। अच्छा, बच्चा नहीं ब्लॉक है बच्चे, ठीक है। तो कहे कि बच्चा होता तो कुछ ना कुछ फोर्स ऐसे आप लोग जैसे रहते तो कुछ ना कुछ लगाते। ठीक है बच्चे, तुम बच गए। इसके जगह पे ब्लॉक है। ठीक, तो ब्लॉक थोड़ी देर के लिए हवा में ऐसा ये रहेगा। तो ये ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा होगा, और नीचे की मतलब कि अब ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स भी तो जीरो हो गया होगा ना, कहीं कांटेक्ट जैसे ही हटा तो नॉर्मल फोर्स जीरो। तो खैर वो कहानी अलग है। यहाँ से हमें बस एक्सेलरेशन क्या मिला? जी इक्वल टू 0 मतलब एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल में चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एच इक्वल टू 0 + 1/2, जी का वैल्यू 10 और टाइम इज 0.2 का स्क्वायर। तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04। तो ये 10 × 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हुआ? 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपका लॉज ऑफ मोशन पे जितना भी कहानी मैं बोल सकता था, या जितना आपको समझा सकता था, जितना फाइल आपको ट्रांसफ़र कर सकता था, जो मेरे अंदर फाइल था, या जितना मैंने मेरे नॉलेज में था,
लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपको इतना बताया गया। अब इसके बाद इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करेंगे, ख़त्म हो गया। जिनको डाउट है अभी भी लॉज ऑफ मोशन पर, वो अपना मैसेज करिए, जो डाउट है उनको आप भेज सकते हैं, तो आप उसको इंटरटेन किया जाएगा आपको। और ये लॉज ऑफ मोशन जैसे मैंने बताया था कि एक तरह का टूल्स है, थ्रू आउट द फिजिक्स आपको पूरे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये नहीं कि बस यहीं पर समाप्त हो गया, मतलब एक चैप्टर समाप्त हुआ, कॉन्सेप्ट समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वाले जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन में जाएंगे, तो फ्रिक्शन में क्या होगा कि बस एक सब कुछ वैसे का जो अभी अपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा एज इट इज ही रहेगा सब कुछ, बस एक नया फोर्स वहाँ पर फ्रिक्शन आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको उस चैप्टर में जब स्टार्ट करूँगा तो बताऊँगा। तो एक कहने का मतलब ये नहीं कि लॉज ऑफ मोशन फिनिश हो गया, चैप्टर ए फिनिश हुआ, कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन का फिनिश नहीं होगा। ठीक है, तो आज अभी इस वीडियो में अब तक इतना ही, इसको द एंड करते हैं इस मूवी को, लॉज ऑफ मोशन को। अब नेक्स्ट मूवी के में चलते हैं फ्रिक्शन के लिए। तो ठीक है, तो इसको यहीं पर एंड करिए और नए वीडियो में फटाफट आ जाइए। थैंक्स फॉर योर टाइम।